हम्म हम लोग बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट, इस पर बात चल रही थी। और किसी भी विषय को समझने के लिए कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि विषय में विभिन्न प्रकार के शब्द आते हैं। कोई भी विषय हो, शब्दों से ही अभिव्यक्त होगा, और उन शब्दों के उस विशेष विषय में क्या अर्थ है, ये अगर आपको नहीं मालूम, तो फिर स्थिति ये बनेगी कि शब्द को अंग्रेजी में कहा जाए या हिंदी में, उसका कोई विशेष अर्थ आपके लिए नहीं होगा। अधिकार शब्द है, कानून में बार बार अधिकार शब्द ये उपयोग होगा। अधिकार, जब इनकी विवेचना हम शुरू करेंगे तो देखेंगे विधिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, मानव अधिकार, मूल अधिकार, ये अधिकारों के विभिन्न स्वरूप जो कानून में अध्ययन किए जाएंगे। लेकिन चलिए, मूल अधिकार, विधिक अधिकार, नैतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, ये कुछ भी हो, ओरिजिनली तो ये अधिकार हैं। और अधिकार यानी क्या? अधिकार से मतलब क्या है? अधिकार का अर्थ क्या है? जब तक ये समझ में ना आए तो आपने अधिकार को राइट कह दिया, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर अधिकार अपने में किस दशा का द्योतक है, वो बात समझ में आनी चाहिए कि अधिकार यानी क्या, आदमी यानी क्या। और आदमी, ठीक है, इसकी व्याख्या के दो तरीके, ये संभव है। कोई भी चीज हो, आदमी सहित दुनिया की कोई भी चीज हो, और चीज इसे, ठीक है, नाउन ये माना जाता है। चीजें मूर्त हो सकती हैं, चीजें अमूर्त हो सकती हैं, ये हम लोगों ने एविडेंस एक्ट में भी देखा था। ठीक है, वहां कहा था कि व्यक्ति के स्वास्थ्य की दशा, ये भी एक तथ्य है, और तथ्य हमेशा नाउन यही कहलाएगा व्याकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई तथ्य को आप क्या बोलेंगे? नाउन, संज्ञा, यही कहा जाएगा। यानी तथ्य मूर्त हो सकता है, तथ्य अमूर्त हो सकता है। सवाल यह है कि आपने कहा राइट या आपने अधिकार। अधिकार या राइट, इस शब्द से आप क्या ध्वनित करना चाहते हैं, आखिर क्या बताना चाहते हैं? जब तक यह समझ में ना आए तब तक आप राइट कहो तो भी रॉन्ग रहोगे, ठीक है, और कुछ और कह लो तो भी आपको कोई तत्व हासिल नहीं होगा। तो अधिकार की व्याख्या करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक अधिकार समझ में नहीं है तब तक लीगल राइट, फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, ह्यूमन राइट, इसका कोई मतलब नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राइट समझ में आना चाहिए कि आखिर अधिकार ये क्या चीज है। और अधिकार ही नहीं, दुनिया की कोई चीज हो, उसकी व्याख्या दो आधारों पर संभव है। और विद्वान लोग किसी भी वस्तु की व्याख्या दो आधारों पर करते हैं। कोई भी चीज हो, कोई भी दुनिया की कोई चीज हो, उसकी व्याख्या दो आधारों पर की जाती है। एक, उसका विश्लेषण किया जाता है कि आखिर वो किन चीजों से मिलकर बन रही है, उसका प्रकटीकरण ये किस रूप में हो रहा है, ठीक है, वो किन चीजों से मिलकर बन रही, यानी उसके प्रारूप, उसके प्रारूप का अध्ययन, उसके फॉर्म का अध्ययन ये किया जाता है। ठीक है, जब भी आप किसी भी को दुनिया की कोई चीज, वो मूर्त है, अमूर्त है,
इससे कोई मतलब ही नहीं, चाहे वो ज्ञानेंद्रियों द्वारा संज्ञान के योग्य हो और चाहे ज्ञानेंद्रियों द्वारा संज्ञान के योग्य न हो, अर्थात चाहे वह मूर्त हो और चाहे वह अमूर्त हो, वो कैसे भी हो, उसके अध्ययन के दो ही तरीके होते हैं। एक, हम उसके प्रारूप, उसके फॉर्म का अध्ययन करें और वह किस रूप में प्रकट है, ठीक है, इसका अध्ययन करते हुए उसमें सुधार ये किस तरह संभव है, इस तरह उस चीज का अध्ययन करें। एक तरीका ये हुआ। आदमी क्या है, तो आदमी जिस प्रारूप में है, दो आंखें हैं, दो कान हैं, ठीक है, एक नाक है, बाल होते हैं सिर पे, ठीक है, इस प्रकार से आदमी के प्रारूप का आपने अध्ययन किया, विश्लेषण किया। वो कोशिकाओं का संग्रह है, उसमें रक्त है, मांस है, मज्जा है, उसमें सुधार कैसे संभव है, ठीक है, तो उसमें आदमियत का विकास करके उसमें सुधार संभव है। एक आदमी का अध्ययन ये हुआ, उसका प्रारूपिक अध्ययन, और ये आदमी का अध्ययन कैसा कहलाएगा, विश्लेषणात्मक अध्ययन। और जब आदमी का अध्ययन आप इस प्रकार से करेंगे तो इसे विश्लेषणात्मक अध्ययन, और विश्लेषण को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एनालिसिस। तो ये एनालिटिकल मेथड हुआ, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल मेथड। ये एनालिटिकल मेथड है कॉन्सेप्ट के अध्ययन का। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम एक चीज के गुणों का अध्ययन करते हैं, और उस चीज के गुणों का अध्ययन करके हम क्या करते हैं, उस वर्ग की, ठीक है, उन वस्तुओं का जो समान प्रकार के गुण रखते हैं, उन्हें एक वर्ग में हम, ठीक है, समायोजित ये कर देते हैं, ताकि उस वर्ग की किसी भी वस्तु का अध्ययन कभी भी कोई करे तो उन गुणों के आधार पर उसे तत्काल जानकारी मिले कि ये उस वर्ग की वस्तु है, अर्थात इसका ये नाम है, उस वर्ग को एक विशेष नाम दे देते हैं। इस तरह हमेशा के लिए उस वर्ग की वस्तु का अध्ययन ये सुगम बन जाता है, संभव बन जाता है। संकल्पनाओं के माध्यम से विषय का अध्ययन सुगम हो जाता है। हमने क्या किया, हमने अधिकार का अध्ययन किया, ठीक है, और अधिकार का अध्ययन करके अधिकार की कुछ विशेषताओं को हमने पाया, उन विशेषताओं के आधार पर, ठीक है, उस दशा का जिसका हमने अध्ययन किया, उस दशा को हमने एक विशेष नाम अधिकार दे दिया। अब वो दशाएं हमें जहां दिख रही, हमने तत्काल कहा कि ये दशा अधिकार का द्योतक है, ठीक है, इस व्यक्ति को अधिकार है, ठीक है। तो संकल्पनाएं विषयों के अध्ययन में उपयोगी होती हैं। आपने एक संकल्पना, उसका अध्ययन कर लिया, यानी उस संकल्पना का अध्ययन करने के कारण उस संकल्पना से जिस चीज को अभिव्यक्त किया गया है उसके गुणों का अध्ययन कर लिया। अब जब भी उस संकल्पना का नाम आपके सामने लाया जाएगा, तत्काल आपको उसके गुणों की जानकारी ये मिल जाएगी। जैसे अधिकार है क्या, तो अधिकार एक मांग है जो मनुष्य समाज से कर रहा है, ठीक है, और ये मांग जरूरी क्यों है, क्योंकि इसके माध्यम से मनुष्य, इसका भी विकास ये होता है और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति ये भी होती है। आपको वाक्य में अभिव्यक्ति का अधिकार है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक दशा, ठीक है, ये उपलब्ध है। आपको जब जरूरत हो अपनी, ठीक है, आप अपनी राय या अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति ये कर सकते हैं, ठीक है, और आपकी इस भावना की अभिव्यक्ति और आपकी इस राय की अभिव्यक्ति को सामाजिक स्वीकृति, सोशल एक्सेप्टेंस,
ये इसलिए मिली हुई क्योंकि समाज का भी इसमें लाभ है। इसका मतलब क्या हुआ? अधिकार एक ऐसी दशा है, अधिकार को अगर डिफाइन करना हम शुरू कर दें, इसका मतलब यह हुआ कि अधिकार एक ऐसी दशा है। ठीक है, अधिकार एक ऐसी दशा है जो मनुष्य को उपलब्ध होती है, और इस दशा का उपयोग करने से न सिर्फ मनुष्य का भला होता है, बल्कि समाज और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति यह भी होती है। क्योंकि जब आप वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, तो देश में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ये अनिवार्य रूप से मजबूत होती है। और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, इसका मजबूत होना यह सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति है। इसका मतलब यह हुआ, ठीक है, अधिकार एक संकल्पना है। ठीक है, अधिकार शब्द का उपभोग या अधिकार शब्द का उपयोग जैसे ही किया गया, क्योंकि अधिकार के अवयव, अधिकार के कॉन्स्टिट्यूएंट, अधिकार की विशेषताएं अधिकार का विश्लेषण करके एक जगह पर लिख दी गई। इसलिए आपने अधिकार की विशेषताओं का अध्ययन करके यह जान लिया कि अधिकार जब भी कहा जाएगा, तब तब उस व्यक्ति में जिसे अधिकार का धारक बताया जाएगा, उस अधिकार के नाते क्या क्या प्राप्त होगा, ये आपके ध्यान में आ गया। अब जैसे हमने कहा मानवाधिकार, इसके मतलब यह हुआ कि यह कोई ऐसी दशा है जो मानवों को प्राप्त है। ठीक है, और मानवों के लिए लाभप्रद है, और यह मानवों को इसलिए दी गई है ताकि मानव समाज की उन्नति हो सके। क्योंकि अधिकार एक दशा है। अधिकार क्या है? एक दशा। ठीक है, जो कि किसी को भी इसलिए उपलब्ध होती है ताकि वह स्वयं की उन्नति तो करे ही, साथ ही सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति यह भी हो। ठीक है ना? अब हमने इस दशा को एक नाम दिया, अधिकार। और चूंकि इस दशा को हमने एक नाम दे दिया, अधिकार, इसलिए हर बार हम इस दशा का विश्लेषण इसके संगठकों को बताकर, ठीक है, ये करें, ये जरूरी नहीं है, बल्कि हम अधिकार शब्द उच्चारित करेंगे। और जो पढ़ने वाला होगा वो तत्काल अधिकार शब्द उच्चारित होते ही, ठीक है, अधिकार से जुड़ी हुई दशाएं अपने मन में कल्पित कर सकेगा, इमेजिन कर सकेगा। और उसे अधिकार शब्द से, ठीक है, जो कुछ ट्रांसपोर्ट होता है वो सब कुछ बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। यही संकल्पनाओं की इंपॉर्टेंस है, यही कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस है किसी भी विषय के अध्ययन में। विषय का अध्ययन सुगम हो जाता है, विषय का अध्ययन सहज हो जाता है, विषय का अध्ययन सरल हो जाता है। आप बार बार चूने के रासायनिक गुण ये बताएं, कठिन हो जाएगा। आपने चूने के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया, ठीक है, और उसको चूना नाम दे दिया। अब चूना जैसे ही कहा जाएगा, उस पदार्थ के रासायनिक गुण अपने आप आपके ध्यान में आ गए। ठीक है ना? ये एक संकल्पना का उपयोग है किसी भी विषय में। और किसी भी विषय का अध्ययन दो तरह से किया जाता है। एक प्रारूप के आधार पर, चूना कैसा है? सफेद है। ठीक है, चूना सफेद है, वो पत्थर के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, उसे भिगोकर आप एक पेस्ट ऐसा ये भी तैयार कर सकते। ठीक है, तो चूने का विश्लेषण उसके प्रारूप के आधार पर, ठीक है, और उसके गुणों के आधार पर, और उसमें सुधार के आधार पर, ये
एनालिटिकल तरीका कहलाता है, विश्लेषणात्मक तरीका कहलाता है किसी भी संकल्पना के अध्ययन का, कोई भी संकल्पना हो। ठीक है, ये विश्लेषणात्मक तरीका है संकल्पनाओं के अध्ययन का। आदमी कौन, हमने आपको बताया, आदमी के प्रारूप में जो आदमी का विश्लेषण आपने कर लिया, आदमी है ये, आदमी एक संकल्पना है। सही सहज शब्दों में समझ लें तो संकल्पना एक शब्द है जिसका उच्चारण करते ही, ठीक है, आपके मस्तिष्क में, ठीक है, कुछ परावर्तित होने लगता है, कुछ रिफ्लेक्ट होने लगता है। ठीक है ना, संकल्पना एक शब्द है और उसका उच्चारण जैसे ही होता है वैसे ही आपके दिमाग में कुछ रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। और वो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो इसलिए रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है क्योंकि विद्वानों ने उस वर्ग की चीजों का अध्ययन करके उन गुणों को, ठीक है, जो कि उन वस्तुओं में पाए जाते हैं, उन्हें, ठीक है, अध्ययन करने के उपरांत उन सारी वस्तुओं को एक वर्ग में रख दिया और वर्ग को एक नाम दे दिया और वो नाम आपके सामने पुकारा गया है। इसलिए आप जानते हैं कि विद्वानों ने इस वर्ग की वस्तुओं को एक नाम दिया है और इस नाम की वस्तुओं में ये गुण पाए जाते हैं। तो जैसे ही नाम आपके सामने उच्चारित हुआ आपके दिमाग में गुण रिफ्लेक्ट हो गए और जब ये होने लगे बस इसी चीज को संकल्पना कहते हैं। इसका निर्माण यानी संकल्पनाओं का अध्ययन दो तरह से हमने कहा, एक प्रारूप के आधार पर, दूसरा गुणों के आधार पर। दूसरा गुणों के आधार पर होता है। ठीक है, जो कुछ सत्व है, इसेंस है चीज का, ठीक है, उसके आधार पर यह भी अध्ययन होगा। और कानून में तो आप ये चीजें खूब देखते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि अरे भाई, हम लोगों ने आईपीसी में क्या पढ़ा था, सदोष परिरोध। ये ठीक है कि आपने व्यक्ति को, यू डोंट पुट ए पर्सन, आप यू हैवंट पुट ए पर्सन बिहाइंड द बार। आपने दीवारों के पीछे कारागार में किसी व्यक्ति को नहीं रखा है, लेकिन बंदूकधारी खड़े कर दिया। ठीक है ना, और उससे कहा कि अगर इस सीमा के बाहर गए तो तुम्हें नुकसान ये हो जाएगा। ठीक है, तो तत्व में तो कारावास ही है। ठीक है, ठीक है, कारावास प्रारूप में तब माना जाएगा जबकि व्यक्ति कारागार नाम से जानी गई इमारत में रखा गया हो, वो भी कारावास है, नो डाउट। लेकिन मुक्त वो भी नहीं है जो कारागार नाम से अभिज्ञात रिकॉग्नाइज इमारत में तो नहीं है, लेकिन कहीं भी आने जाने को स्वतंत्र ये नहीं है, वो कहीं आ जा नहीं सकता। तो ये व्यक्ति कारागार में नहीं है तो फिर कहां है? यानी एक मानकीय अध्ययन, यह भी अध्ययन की पद्धति है। ठीक है, अध्ययन की एक पद्धति कैसी है? मानकीय। और अध्ययन की एक पद्धति कैसी है? विश्लेषणात्मक। अध्ययन की एक पद्धति मानकीय भी है, ठीक है, और अध्ययन की एक पद्धति विश्लेषणात्मक है। यह मानकीय अध्ययन है। स्वतंत्र कौन माना जाएगा? जो अपनी इच्छा से आने जाने को स्वतंत्र है, जो अपनी इच्छा से अपनी शारीरिक गतिविधि ये करने को स्वतंत्र है, वो है स्वतंत्र। फिर और भी मानकीय अध्ययन किया जा सकता है। जो अपनी शारीरिक गतिविधि है ये तो अपने हिसाब से करने को स्वतंत्र है, जैसे अंग्रेजों के जमाने में हम थे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम परतंत्र थे क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस में हमारी भागीदारी, ठीक है, ये या तो थी ही नहीं
और थी तो बहुत कम, तब भी हम परतंत्र थे। ठीक है, तो स्वतंत्रता, ठीक है, जिस स्टैंडर्ड को माना जाएगा, जिस मानक के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा कि व्यक्ति स्वतंत्र है या नहीं, यदि व्यक्ति की स्थिति उससे कमतर पाई जा रही है, ठीक है, तो भले ही शारीरिक दृष्टिकोण से उसे परतंत्र न भी कहा जाए, उसे स्वतंत्र तो नहीं ही कहा जा सकता, ठीक है ना, उसे स्वतंत्र नहीं कह सकते। तो स्वतंत्रता इस शब्द के अध्ययन का एक तरीका मानकीय है, और स्वतंत्रता इस शब्द के अर्थान्वयन का एक तरीका विश्लेषणात्मक है, एनालिटिकल है। मनुष्य सहित दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, उनके अध्ययन के यही तरीके हैं। जहर प्रारूप में भी है, ठीक है, जहर का एक मानकीय अध्ययन है और जहर का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है, ठीक है, दोनों अध्ययन के तरीके हैं। हर वो चीज जहर है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है, और जहर वो भी है जो जहर के रूप में एक्नॉलेज्ड है, अभिज्ञात है, रिकॉग्नाइज्ड है, वो भी जहर है। अगर आप मानकीय अध्ययन कर रहे हैं तो आप ज्यादा महीन अध्ययन प्रस्तुत करते हैं, ज्यादा गहन, ज्यादा गूढ़ अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। और जब आप फॉर्मल यानी एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं चीजों का, तो वो थोड़ा स्थूल होता है, थोड़ा सतही होता है, ठीक है, लेकिन दोनों का ही महत्व है, ठीक है। कई बार सतही विश्लेषण यही हमें करना है और कई बार गहन अध्ययन ये करना है, ठीक है, विषय की आवश्यकता के अनुसार। संकल्पना, ठीक है, संकल्पना एक प्रकार की, ठीक है, एक प्रकार की, ठीक है, प्रतिबिंब है, एक प्रकार की छाया है जो आपके दिमाग में बनती है जब किसी शब्द को उच्चारित किया जाता है। और वो छाया बनती क्यों है? क्योंकि वह शब्द किसी न किसी विचार का द्योतक होता है, किसी न किसी वस्तु का द्योतक होता है, और ठीक है, वह छाया, वह, ठीक है, उस वस्तु के गुणों का परावर्तन आपके दिमाग में करना शुरू कर देती है जैसे ही वो शब्द उच्चारित किया जाता है। और यही काम संकल्पना का होता है ताकि विषय के अध्ययन आसान बन जाए। संकल्पनाओं का प्रयोग कानून में भी किया गया है, संकल्पनाओं का प्रयोग हर विषय में किया गया है, ठीक है, संकल्पना का प्रयोग हर विषय में यह हुआ है, संकल्पना का प्रयोग कानून में भी हुआ है। और कानून में हमने देखा था बहुत सारी संकल्पनाएं, इन पर हम लोगों ने चर्चा की थी। लोकतंत्र एक संकल्पना है, न्यायिक पृथक्करण एक संकल्पना है, ठीक है, समता एक संकल्पना है, स्वतंत्रता एक संकल्पना है, समाजवाद एक संकल्पना है, धर्मनिरपेक्षता एक संकल्पना है। अगर संकल्पना ना हो तो आपसे प्रश्न क्यों हो? धर्मनिरपेक्षता से आपका क्या अभिप्राय है? ठीक है ना, धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिटी से आपका क्या अभिप्राय है? आपको बताना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलरिटी? सेकुलरिटी का एक अर्थ हो सकता है कि धर्म विहीनता, कोई धर्म नहीं होगा, और सेकुलरिटी का एक अर्थ हो सकता है सभी धर्मों के प्रति समान भाव होगा, ठीक है। सेकुलरिटी आपके द्वारा इस रूप में भी समझी जा सकती है,
जो जस्टिस पीजे कुरियन द्वारा समझी गई है। आज आप देखेंगे दैनिक जागरण में एक लेख छपा है, उसमें उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश पीजे कुरियन का स्टेटमेंट कोट किया गया एक लेख में। उसमें उनका कहना है कि संसद में यतो धर्मा ततो जया और सत्यमेव जयते इन शब्दों को हटाना चाहिए। सेकुलरिटी का अर्थ आप इस रूप में भी ले सकते हैं, और सेकुलरिटी ये भी है जो कि डिसाइड हुआ, सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा हुआ है एथिस्ट एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ऐसे करके है, ठीक है, एथिस्ट एसोसिएशन, यहां तक हमें याद पड़ रहा है। उसमें प्रश्न यही थे कि कोई सरकारी कार्यक्रम अगर हो रहा है, उससे पहले जो मंत्रोच्चार होता है या उससे पहले जो पूजा होती है, क्या यह सेकुलरिटी के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है? सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं, धार्मिक क्रियाकलाप अलग बात है और संस्कृति का पालन ये दूसरी बात है। उन्होंने कहा कि भगवान को याद करना किसी भी काम से पहले यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, ये सेकुलरिटी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो सेकुलरिटी मानी गई है वो क्या मानी गई है? सेकुलरिटी ये मानी गई कि सभी धर्मों के प्रति समभाव, सभी मतावलंबियों के प्रति समभाव, ये माना गया। और जब हम लोग अधिकार शब्द की व्याख्या शुरू करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि धर्म शब्द का प्रयोग हिंदुओं में कई बार कानून, सत्य, ठीक है, आपका अधिकार, कहते मेरा धर्म यह है कि हम ये करें। आपने बहुत बार ये शब्द कि मेरा पिता के नाते मेरा धर्म है, ठीक है। तो धर्म सिर्फ पूजा पद्धति के लिए उपयोग हुआ शब्द नहीं है। तो वहां जो कहा यतो धर्मा ततो जया, वो यतो धर्मा, वहां धर्म शब्द का अर्थ सत्य से है कि जहां सत्य है वहीं विजय है, ठीक है। इस ढंग से चीजों के अर्थ समझे गए हैं, लेकिन संकल्पनाओं का अपना ही रोल है, ठीक है। कॉन्सेप्शन ये हर विषय में, ठीक है, इसका उपयोग हुआ है, कानून में भी हुआ, हम लोग ने देखा था। पंथनिरपेक्षता यह भी एक संकल्पना है, लोकतंत्र यह भी एक संकल्पना है, ठीक है। युक्ति युक्तता यह भी एक संकल्पना है। आपसे पूछा जाता है युक्ति युक्तता से आपका क्या मतलब है? तो युक्ति युक्तता के जो गुण बताए गए हैं विद्वानों के द्वारा, उन्हीं गुणों को आप लिखते हैं, ठीक है। और विषय में के अध्ययन में आसानी रहे, इसके लिए हर बार युक्ति युक्तता के गुणों का उल्लेख किए बिना यह कह दिया जाता कि आपकी बात युक्ति युक्त होनी चाहिए, ठीक है। तो युक्ति युक्तता ये जो शब्द है, रीजनेबिलिटी ये जो शब्द है, ये जिन गुणों को, ठीक है, फैक्ट सिचुएशन में विद्यमान होने की अपेक्षा करता है, जैसे ही आपने ये कहा कि आपकी बात युक्ति संगत होनी चाहिए, वैसे ही वो बात आ गई, ठीक है। तो कानून में भी संकल्पनाओं का उपयोग होता है, ठीक है ना। हर विषय में होगा, क्योंकि संकल्पनाओं के बिना विषय के अध्ययन कठिन हो जाएंगे। और संकल्पनाओं के अध्ययन का जो तरीका है वो दो ही है, विश्लेषणात्मक और मानकीय। एनालिटिकल एक तरीका है, और जिसमें हम क्या करते हैं, संकल्पनाओं से जिस स्थिति को अभिव्यक्त किया जाता है उस स्थिति के गुणों का अध्ययन करके, ठीक है, उस स्थिति के गुणों का वर्णन ये कर देते हैं। ये एनालिटिकल तरीका है। और मानकीय तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, देखते हैं कि किस परिस्थिति में उस प्रकार के
शब्द का उपयोग ये किया जा रहा है, कौन सी परिस्थिति उससे अभिव्यक्त की जा रही है। दो तरीके ये संकल्पनाओं के अध्ययन के हैं। अधिकार ये भी एक संकल्पना है। अधिकार के माध्यम से आप एक तथ्य स्थिति इसे अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, अधिकार शब्द इसे भी संकल्पना के नाते दो तरीके से समझा जा सकता है। दो तरीके समझा जा सकता, कहने का अर्थ यह है कि अधिकार शब्द को हम दो दृष्टिकोणों से समझ सकते हैं, या अधिकार शब्द का दो दृष्टिकोणों से अध्ययन ये कर सकते हैं। एक विश्लेषणात्मक तरीका और दूसरा संकल्पनात्मक तरीका। संकल्पनात्मक तरीका ये स्कैंडिनेवियन विधिशास्त्रियों ने अपनाया। अधिकार एक कॉन्सेप्ट के तौर पर, यानी अधिकार शब्द जब हम उच्चारित करते हैं कानून में, तो हम किस स्थिति को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। ठीक है, इस बात का अध्ययन दो तरह से हुआ है, और दो तरीके वही हैं जो हर विषय में, हर संकल्पना के अध्ययन के लिए अपनाए जाते हैं। एक विश्लेषणात्मक, दूसरा मानकीय। और जो मानकीय तरीका है वो स्कैंडिनेवियन विधिशास्त्रियों ने एक्सेप्ट किया है, जिनमें ड्वार्किन, ठीक है, ये उन्हें लीड कर रहे हैं। इसके खाली ड्वार्किन नहीं है, ड्वार्किन लीड कर रहे हैं स्कैंडिनेवियंस को। अब वो तरीका अपना रहे हैं अधिकार के विश्लेषण का या अधिकार की संकल्पना के अध्ययन का। वो तरीका कैसा है? मानकीय है। और दूसरी तरफ बेंथम, हाफील्ड, ठीक है, सामंड, हालैंड, ऑस्टिन, ये लोग जो अधिकार की संकल्पना के, ठीक है, विश्लेषणात्मक अध्ययन के आधार पर यह बता रहे कि अधिकार, ठीक है, यानी क्या, ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड राइट। अधिकार से क्या अभिप्रेत है? अधिकार किस तथ्य स्थिति का विश्लेषण, या अधिकार से हम किस तथ्य स्थिति का प्रस्तुतिकरण ये कर रहे हैं। यह अध्ययन की विषय वस्तु किसकी? हाफील्ड की, बेंथम की, ऑस्टिन की, सामंड की। ऑस्टिन क्या कहेगा आगे देखेंगे। जब विधिक अधिकारों, अभी तो हम अधिकार की बात कर रहे हैं ना, अभी हम विधिक अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ अधिकार की बात कर रहे हैं। और ऑस्टिन और बेंथम, हाफील्ड और सामंड, ये लोग राज्य, ठीक है, इससे अलग हटकर किसी चीज को देखते ही नहीं। ये हर चीज को संप्रभु और राज्य इसके साथ देखते हैं। ठीक है, इन्होंने कानून को भी इसी रूप में देखा है। ये कहते कानून क्या है? संप्रभु का समादेश है। ये कानून की सत्ता को राज्य और संप्रभु उससे अलग करके देख ही नहीं पाते। तो इसलिए ये लोग जो अधिकार की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे वह भी, ठीक है, राज्य और संप्रभु से अलग नहीं हो पाएगी। और जब राज्य और संप्रभु से अलग हटकर ये अधिकार की मान्यता किसी को देंगे ही नहीं, जैसे बेंथम कहेगा कि नैतिक अधिकार कुछ होते नहीं, बेकार की बात है। प्राकृतिक अधिकार कुछ होते ही नहीं, बेकार की बात है। यही स्थिति बेंथम, यही स्थिति रहेगी ऑस्टिन और आपका सामंड आदि की। ठीक है, कुल मिलाकर ये लोग सिर्फ लीगल राइट, उसी को सही अर्थों में राइट मानेंगे। ठीक है, लेकिन
अन्य लोग अन्य अधिकारों को भी अधिकार मानेंगे, कुछ भी हो, लेकिन अधिकार ये लोग किस रूप में वर्णित करेंगे? ऑस्टिन कहेगा ये एक क्षमता है, ये एक विशेष प्रकार की क्षमता है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति क्या करता है, दूसरे को कुछ करने के लिए या तो विवश कर देता है और या कुछ न करने के लिए विवश कर देता है। यानी अधिकार से अभिप्रेत क्या है? संकल्पना का क्या हुआ? अधिकार का संकल्पना के रूप में अध्ययन। आप अधिकारों के प्रकार को जानते हैं और आपको भ्रम हो जाता है कि आप अधिकार को जानते हैं। आप राम भरोसे, ठीक है, दाताराम, आशाराम, इन्हें जानते हैं और आपको भ्रम हो जाता है कि हम आदमी को जानते हैं। ठीक है, अगर तुम आदमी को जानते हो तो जो ऋषि मुनि किस आदमी की खोज कर रहे थे, तो बड़ा दार्शनिक सवाल माना जाता, मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ एक आदमी हूं या इससे ज्यादा कुछ? ठीक है, आदमी सिर्फ जो दिख रहा है उतना ही है या उससे कुछ ज्यादा है? ऐसे ही आप अधिकारों के प्रकार से परिचित हो। आपको लगता है आप अधिकारों से परिचित हो, अधिकार से आपका कोई परिचय नहीं, क्योंकि अधिकार एक दशा है। ऑस्टिन कहता है अधिकार एक क्षमता है। ठीक है, अन्य विधिशास्त्री आएंगे, एलन आएगा, पैटर्न आएंगे, वो कहेंगे अधिकार विधि द्वारा प्रत्याभूत शक्ति है, विधि द्वारा गारंटीड ताकत है। इस विधि द्वारा प्रत्याभूत शक्ति के आधार पर आप कुछ करने या न करने, इसके लिए अधिकृत हो जाते हैं। यह है अधिकार। अधिकार यानी क्या? ठीक है, यह अध्ययन की विषय वस्तु है। दो तरीके यह हो सकते हैं। एक तरीका प्रमाणवादियों का है, और प्रमाणवादी क्या कर रहे हैं? विश्लेषण कर रहे हैं अधिकार का। ठीक है, प्रमाणवादी यानी एनालिटिकल, यानी विश्लेषणात्मक अध्ययन करने वाले लोग, जो अधिकारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं। और विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने वाला वो प्रमुख कौन? हाफील्ड, बेंथम, ऑस्टिन, सामंड, और ये जो विश्लेषण कर रहे हैं अधिकारों का, तो चाहिए क्षमता के रूप में अधिकार को, ठीक है, मान्यता दें। बेंथम अलग ढंग की बात कहेगा। बेंथम कहता है अधिकार का अर्थ हुआ कि एक व्यक्ति, ठीक है, इस स्थिति से लाभ प्राप्त करने की स्थिति में है कि कोई और है जो बंधन उत्पन्न करने वाले नियम से उसके प्रति किसी कर्तव्य को करने के लिए बाध्य किया गया है। बेंथम कहता है कि अधिकार का मतलब क्या हुआ? जबकि एक व्यक्ति को लाभ लेने का हक हो और उसे लाभ किस स्थिति से उद्भूत हो रहा हो कि दूसरा अन्य कोई है जिसके ऊपर किसी बंधन के नियम से यह बंधन रखा गया है कि वह कुछ करे या न करे, और उसके कुछ करने या न करने के आधार पर इस पहले व्यक्ति को कुछ लाभ हो रहा है। अगर उसे लाभ हो रहा लेकिन उसके कुछ करने या न करने के आधार पर नहीं, या वो कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा लेकिन बंधन वाले नियम के द्वारा स्थापित बंधन के कारण नहीं बल्कि अपनी इच्छा से, तो इसे अधिकार नहीं कहा जा सकता, इसे एहसान कहिए, ठीक है, इसे उसकी कृपा कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन ये अधिकार नहीं है। बेंथम इस ढंग की बात करेगा। अभी हमने बेंथम को पढ़ाना शुरू नहीं किया, अभी हम अधिकार बेंथम ने किस रूप में समझा, ऑस्टिन ने किस रूप में समझा। ठीक है, बेंथम कहता है कि अधिकार का मतलब हुआ एक प्रकार का लाभ जो एक व्यक्ति को इसलिए मिल रहा है क्योंकि दूसरा किसी बंधन के नियम के कारण
कुछ करने या न करने के लिए विवश ये कर दिया गया है, और उसके कुछ न करने या करने के कारण ही वो लाभ की स्थिति में है। अब वो कुछ कर या न कर, ये क्यों कर रहा है? इसलिए क्योंकि बंधन का नियम है, और वो बंधन का नियम कैसा है कि अगर उस बंधन के नियम का पालन ना हुआ तो दायित्व तो पैदा होगा। नैतिकता की, यूं तो नैतिकता के नियम भी बंधन पैदा करते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो अगला इसलिए बाध्य हो रहा है कब? इस पहले व्यक्ति का जिसे जो लाभ की स्थिति में है, इसका अधिकार है उसके प्रति ये कहा जाएगा। अन्यथा यह कहा जाएगा कि वह दूसरा इसके ऊपर कृपा कर रहा है, वह दूसरा इसके ऊपर एहसान कर रहा है, या वह दूसरा अपनी मर्जी से इसके लिए, इसके भले के लिए काम कर रहा है। इसका अधिकार है, यह नहीं कहा जा सकता। अधिकार की संकल्पना का विश्लेषण कर रहा है बेंथम। अधिकार की संकल्पना का विश्लेषण करेगा हाफील्ड। हाफील्ड कहेगा अधिकार में बहुत सारी चीजें हैं। अधिकार कभी दावे के रूप में सामने होगा, अधिकार कभी विशेषाधिकार के रूप में सामने होगा, अधिकार कभी स्वतंत्रता यानी चयन के विकल्प यह व्यक्ति को उपलब्ध कराएगा, ठीक है। तो हाफील्ड का अपना ऑस्टिन कहेगा अधिकार एक क्षमता है। ये सारे अधिकार की संकल्पना का विश्लेषणात्मक अध्ययन यह प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? अधिकार की संकल्पना का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं। और दूसरा अधिकार की संकल्पना का मानकीय अध्ययन है। मानकीय अध्ययन किसे अधिकार समझा जाता है समाज में? जो ठीक है उसे अधिकार समझा जाता है, यह भी उत्तर है। अधिकार के प्रति जो दृष्टिकोण रखा जा सकता है, एक दृष्टिकोण बेंथम का हो सकता है, एक दृष्टिकोण ऑस्टिन का हो सकता है, और एक दृष्टिकोण डॉर्किन का भी हो सकता है कि अधिकार आखिर किसे समझा जाता है समाज में। जो ठीक है उसी को अधिकार समझा जाता है, ठीक है। जो किया जाना जस्टिफाइड है, जो किया जाना जेन्युइन है, ठीक है, उसी को अधिकार यह माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट कई बार कहता है कि यह नागरिकों का अधिकार है कि उनकी थाली में क्या होगा, ठीक है। राज्य यह तय नहीं करेगा कि वे क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे, उन्हें खाने दीजिए जो खाएं, क्योंकि इसमें राज्य की कोई भूमिका ये हो ही नहीं सकती, उनमें होनी चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि पोषण, स्वाद के साथ पोषण ये प्राप्त करना व्यक्ति का अपना हक है, व्यक्ति का अपना अधिकार है। जब तक समाज का उससे कुछ बुरा नहीं हो रहा तब तक व्यक्ति के इस अधिकार में हस्तक्षेप क्यों? तो जो ठीक है, जो उचित है, ठीक है, उसी को अधिकार की मान्यता समाज में मिलती है। यह भी एक विश्लेषण है कि अधिकार से व्यक्ति लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होता है, ठीक है, और अधिकार एक क्षमता है, यह भी एक विश्लेषण है, और यह विश्लेषण अपनी जगह ठीक है, ठीक है। लेकिन एक अन्य विश्लेषण भी अधिकार की संकल्पना का है, और वह अन्य विश्लेषण वह भी अधिकार के संबंध में ठीक है, ठीक है। अधिकार के संबंध में गलत दोनों बातों में से कोई बात नहीं है। जो उचित है, जो ठीक है, उसे भी अधिकार समझा जाता है। तो अधिकार की संकल्पना अन्य संकल्पनाओं की तरह दो तरह से, ठीक है, अध्ययन के योग्य है। एक अधिकार की संकल्पना का विश्लेषणात्मक अध्ययन, और दूसरा अधिकार की संकल्पना का मानकीय अध्ययन।
ठीक है, अधिकार की संकल्पना का दो तरह से अध्ययन संभव होगा। ठीक है, और अधिकार की संकल्पना, इसका जब हम विश्लेषण करना शुरू करेंगे तो इसके विश्लेषण के तीन पहलू सामने आएंगे। एक, अधिकार की संकल्पना हकदारी के साथ सामने आएगी, यानी जो अधिकार का धारक है उसके बारे में अध्ययन चलेगा। ठीक है ना, अधिकार का मतलब क्या हुआ? कुछ है जिसे वो धारण करेगा जो अधिकार का धारक होगा। अधिकार की एक संकल्पना, अधिकार की संकल्पना हकदारी के अध्ययन के रूप में हमारे सामने आएगी, और दूसरा अध्ययन अधिकार प्रवर्तन की योग्य होगा, इन्फोर्समेंट उसका हो सकेगा, इस रूप में भी हमारे सामने आएगा। और अधिकार नैतिक मानदंड, ठीक है, मॉरल ऑब्लिगेशन, इस रूप में भी हमारे सामने आएगा। अपेक्षा की जाएगी कि ये लोगों का अधिकार है, इसलिए इसका, ठीक है, उल्लंघन किसी के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। अधिकार की संकल्पना के तीन आयाम हैं, तीन पहलू हैं, तीन डायमेंशन है उसके। एक उसमें हकदारी का तत्व है, दूसरा उसमें प्रवर्तनीयता का तत्व है, तीसरा उसमें नैतिक मानदंड, यानी आपके व्यवहार के आकलन, कि आपका व्यवहार ठीक है या ठीक नहीं है, इसके आकलन के लिए मानदंड बन जाने की जो काबिलियत है, यह भी अधिकार में पाई जाती है। अधिकार एक संकल्पना है, और इस संकल्पना के माध्यम से हम एक तथ्य स्थिति उसे अभिव्यक्त करते हैं। किसी को अधिकार है, अर्थात या तो उसे क्षमता प्राप्त है, अर्थात या तो उसे शक्ति प्राप्त है, ठीक है, और या फिर वो किसी लाभ की स्थिति में है, या फिर वो कोई अपेक्षा कर रहा है। ठीक है, ये अधिकार की संकल्पना के अर्थ निकलते हैं। और अधिकार की संकल्पना, इसका अध्ययन दो तरह से हुआ, एक मानकीय, एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। विश्लेषणात्मक अध्ययन बेंथम, ऑस्टिन आदि ने किया है, और इन्होंने अधिकार की संकल्पना का जो अध्ययन किया है उसमें मुख्यतः तीन तत्वों को पाया है कि अधिकार में आज्ञापकता ये होती है, इंपरेटिवनेस होती है। ठीक है, दूसरा इसमें प्रवर्तनीयता, इन्फोर्सिबिलिटी ये होती है। जो एनालिटिकल अध्ययन है अधिकार के संबंध में, ये मोटे तौर पर दो चीजों को पाता है अधिकार में, और जो मानकीय अध्ययन है वो अधिकार में मोटे तौर पर ठीक या उचित की भावना को पाता है। वो ये पाता है कि समाज में जो कुछ उचित या ठीक माना गया है उसी को अधिकार के रूप में सामने रखा गया है। ठीक है, और अधिकार के तीन पहलू हमारे सामने आते हैं। एक तरह से जब हम अधिकार को देखते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ गुणों का हकदार यानी धारक किसी को पाया जाता है, यानी इसमें हकदारी के तत्व ये होते हैं। और दूसरे तरह से जब अधिकार को हम देखते हैं तो इसमें प्रवर्तनीयता का तत्व ये दिखाई देता है। और तीसरे तरह से जब हम अधिकार को देखते हैं तो एक मानदंड की तरह दिखाई देता है कि उसके विपरीत आचरण करना समाज में ठीक नहीं माना जाता है। अधिकार एक संकल्पना है, अधिकार एक कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हम कुछ बातों को अभिव्यक्त करते हैं, और कॉन्सेप्ट हमेशा आपके दिमाग में एक रिफ्लेक्शन देगा। जैसे ही अधिकार शब्द उच्चारित किया जाएगा वैसे ही आपके दिमाग में यह रिफ्लेक्शन आएगा कि या तो जिस व्यक्ति को अधिकार होने की बात की जा रही है उसे किसी लाभदायक स्थिति को प्राप्त करने का हक है किसी व्यक्ति के विरुद्ध, या उसे कोई क्षमता प्राप्त है जिसके आधार पर वह दूसरों को रोक सकता है या उनसे कुछ करवा सकता है, या उस व्यक्ति को, ठीक है, वो प्राप्त है जो प्राप्त होना चाहिए।
ठीक है, ये संकल्पना, ये पर रिफ्लेक्शन आपके मन में आता है, और चूंकि ये रिफ्लेक्शन आता है तो इस रिफ्लेक्शन को नाम दिया गया है अधिकार। इसलिए अधिकार को एक कॉन्सेप्ट या संकल्पना ये कहा जाएगा। अब ये देखते हैं, अभी तक हमने जो बात की वो ये बात की कि संकल्पनाओं का क्या अर्थ होता है और संकल्पनाओं का अध्ययन किस तरह से किया जाता है, और अधिकार एक संकल्पना है या नहीं, और अगर अधिकार एक संकल्पना है तो उसका अध्ययन भी इन दो तरह से हुआ होगा, और इन दो तरह से जो अगर अध्ययन हुआ है अधिकार की संकल्पना का, तो किसने किसने किस संकल्पना के मुताबिक अधिकार का अध्ययन ये किया है। अब हम लोग सीधे सीधे अधिकार, इससे क्या अभिप्रेत है, इसका क्या मतलब है, इसे समझने की कोशिश ये शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से अधिकार का क्या अर्थ ये समझा गया, क्योंकि उसी से कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू होगा। ठीक है, तो अधिकार हम देखते हैं कि आम जीवन में अधिकार शब्द विशेषण, एडजेक्टिव के तौर पर भी उपयोग होता है। जब अधिकार शब्द एडजेक्टिव के तौर पर बोला जाता है तो इसका अर्थ होता है ठीक, ठीक है, उचित या न्यायपूर्ण। जो कुछ न्यायपूर्ण है उसे समाज में अधिकार कहा जाता है। ठीक है, जो कुछ ठीक है उसे भी समाज में अधिकार यह कहा जाता है। तो अधिकार शब्द का विशेषण के तौर पर यह अर्थ लिया जाता है। विभिन्न विभिन्न जो व्यवस्थाएं निर्मित हुई हैं उनमें अधिकार शब्द को, ठीक है, अलग अलग नामों से पुकारा गया। जैसे रोमन विधिशास्त्री, वो कहते हैं जस, वो अधिकार को क्या मानना है, जस। लैटिन भाषा में उसे रेक्टस कहा, हिंदुओं में उसे धर्म कहा। और दिक्कत यह है कि ये शब्द अन्य चीजों के लिए भी प्रयुक्त होते रहे हैं। जैसे ठीक है, हिंदुओं में धर्म, ये भी अधिकार के लिए कहा, लेकिन धर्म से अन्य चीजें वो भी अभिव्यक्त की गई। धर्म खाली अधिकार के लिए उपयोग होने वाला शब्द नहीं है। ऐसे ही रोमन विधिशास्त्रियों ने अधिकार के लिए जस इस शब्द का उपयोग किया, लेकिन जस शब्द को से ही उन्होंने न्याय इसको अभिव्यक्त किया। ठीक है, जस शब्द से ही उन्होंने विधि इसे अभिव्यक्त किया। हम लोगों ने जब एके गोपालन पढ़ा था तो हम लोगों ने कहा था कि कानून का कौन सा प्रारूप स्वीकार होगा, लेक्स का या जस का। ठीक है ना, तो जस कानून के लिए भी कहा गया और जस अधिकार के लिए भी कहा गया। कहां, रोमनों ने। अच्छा, आपने जस न्याय के लिए भी कहा। ठीक है, अब हिंदुओं में आपने अधिकार को धर्म कहा। ठीक है, लेकिन धर्म शब्द का प्रयोग आपने अन्य बातों के लिए यह भी कर दिया। विशेषण के तौर पर अधिकार, इससे कभी तो आपने ठीक को अभिव्यक्त करने की कोशिश की, कभी आपने उचित को अभिव्यक्त करने की कोशिश की, कभी आपने न्याय को अभिव्यक्त करने की कोशिश की। ठीक है, ऐसे ही आपने लैटिन भाषा में अधिकार के लिए रेक्टस इस शब्द का प्रयोग किया, लेकिन रेक्टस शब्द का प्रयोग आपने सुधार इसके लिए भी किया। आपने रेक्टिफाइड यानी ठीक, इसके लिए भी रेक्टस का प्रयोग कर दिया। तो कुल मिलाकर
इसलिए जरूरत हो गई है कि अधिकार क्या है इसे समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि अधिकार अस्पष्ट शब्द हो गया, उसके अर्थ में स्पष्टता नहीं रही। जरूरत इस बात की हुई, भाई बेंथम, ऑस्टिन, हाफिल्ड, ठीक है, या फिर डॉर्किन, इनके द्वारा अधिकार के अध्ययन की जरूरत ही क्यों होती नहीं। अगर अधिकार के शब्द में इतनी अस्पष्टता ये न होती, अधिकार क्योंकि डिफाइन ही नहीं हो पा रहा था, अधिकार शब्द स्वयं में स्पष्ट नहीं था, और इस अस्पष्टता के कारण मैं विशेषण के तौर पर जब अधिकार का प्रयोग कर रहा हूं, तो कभी तो ठीक स्थिति के लिए अधिकार का प्रयोग किए ले रहा है, कभी न्याय को अभिव्यक्त करने के लिए अधिकार का प्रयोग कर रहा है, कभी जस्टिफाइड इसे अभिव्यक्त करने के लिए। इसलिए अधिकार ये शब्द खुद में अस्पष्ट हो गया, इसलिए अधिकार इसे व्याख्यायित करने की कोशिश ये शुरू हुई, और आगे विधिशास्त्रियों ने इसकी विभिन्न परिभाषाएं दी, और उनकी परिभाषाओं के आधार पर अधिकार विभिन्न स्वरूपों में हमारे सामने आया। कौन कौन से? विधिक अधिकार, मूल अधिकार, ठीक है, मानव अधिकार, इन सारे रूपों में अधिकार हमारे सामने, ठीक है, ये रखा गया। इन अधिकारों के बीच फर्क है। विधिक अधिकार अलग बात होती है, मूल अधिकार अलग बात है, मानव अधिकार अलग बात है, और नैतिक अधिकार ये अलग बात है। मानव अधिकार, इससे क्या मतलब होता है? ठीक है, मानव अधिकार का जो मतलब है वो ऐसे अधिकारों से है जो सभी मानवों को बिना किसी विशेष परिस्थिति या विशेष दशा के, सिर्फ वो मानव है इसलिए प्राप्त है, जबकि मूल अधिकारों के साथ ये स्थिति नहीं है, विधिक अधिकारों के साथ ये स्थिति नहीं है। ठीक है, नैतिक अधिकार और मानव अधिकार ये एक सी चीजें मानी गई हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी नैतिक अधिकार और मानव अधिकार अलग अलग किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मानव अधिकार ये सारे मानवों को प्राप्त है, और नैतिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार ये कुछ विशेष स्थितियों में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो अधिकार, इसको डिफाइन करने की जरूरत ये इसीलिए हुई क्योंकि अधिकार शब्द स्वयं में बड़ा अस्पष्ट था, और अधिकार ये विभिन्न विधिशास्त्रियों ने अलग अलग ढंग से डिफाइन किया है, ठीक है। आज यहीं तक रखेंगे, शेष बात, ठीक है, अधिकार के प्रकार और अधिकार कैसे कैसे मिलेंगे इसकी बात हम लोग कल करेंगे।